नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है श्यामली और इसके लगभग 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 10वां पार्ट है। दोस्तों, इस पार्ट को पढ़ने से पहले इससे पहले के 9 पार्ट आप ज़रूर पढ़िएगा और उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट श्यामली के नाम से दी हुई है, वहाँ पर सारे पार्ट्स उस लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा एक चैनल है जिसका नाम है मन अप स्टॉक। दोस्तों, उस चैनल पर जाइए और उसकी वीडियो देखिए। अगर पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, उन चैनल्स की लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप उस चैनल तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को अभी शुरू करते हैं। उन दोनों के सर से पसीने निकलने लगे थे। पीछे से जो कोई था वह गरजदार आवाज में चिल्लाता हुआ उनके पीछे आने लगा, तो वो दोनों बेहद घबरा गए थे। कौन हो तुम लोग और क्या ले जा रहे हो? वो कॉलेज का चपरासी था जो परीक्षा खत्म होने के बाद दरवाजे बंद करने निकला था। वो कचरा है, सर ने हम दोनों को फेंकने के लिए कहा है। अनिल हकलाते हुए कहता है। तुम दोनों को कचरा फेंकने को बोला है? कौन से सर ने? वो कुछ देर सोचकर बोला। श्यामा बोरे के अंदर से गू गू करने लगी थी। मनु घबरा गया और बोला, मुंह क्या देख रहा है, भाग। कहकर श्यामा को कसकर पकड़ते हुए पिछले गेट की तरफ भागता है। उसके पीछे अनिल चपरासी को धक्का देकर भागता है। गेट अभी खुला हुआ ही था। बिल्ला गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा था। चपरासी और जोर से चिल्ला रहा था, चोर पकड़ पकड़, और उन दोनों के पीछे भाग पड़ा। उसकी आवाज से 2-4 प्रोफेसर भी दौड़े चले आए। तब तक वो गाड़ी भगाकर जा चुके थे। सभी आपस में बातचीत कर रहे थे। अभय भी श्यामा के नहीं आने पर उसे ढूंढते हुए अंदर की ओर आने लगा। भीड़ देखकर वहीं आ पहुंचा। क्या बात है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उन सबसे पूछ बैठा। अरे अभय बाबू, आप यहाँ, कोई काम है क्या? उस कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उनकी ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा। वो मेरी एक फ्रेंड परीक्षा दे रही थी, अभी वो अपनी सहेली से मिलने वापस अंदर आई थी, उसी को ढूंढने आया हूँ। अभय ने हाथ मिलाते हुए उससे कहा। यहाँ से तो सब चले गए हैं अभय बाबू, पूरा कॉलेज खाली है। प्रोफेसर बोले। ऐसा कैसे हो सकता है सर? वो मुझे 5 मिनट रुकने का इशारा करके वापस अंदर आई थी। अब अभय टेंशन में आ गया था। सर, एक बात है, अभी 2 लड़के बोरी से ढककर कोई चीज ले जा रहे थे। जब मैंने पूछा तो कचरा फेंकने की बात बोले, पर उस बोरे के अंदर से लड़की की गूगू की आवाज आ रही थी। चपरासी प्रोफेसर से कहता है। अभय घबरा जाता है। क्या कहा तुमने? लड़की की आवाज? कहीं वो श्यामा तो नहीं थी? वो अब डर गया। उसकी आवाज रोने जैसी हो गई थी। वो अभिलाषा को खो चुका था और अब श्यामा को नहीं खोना चाहता था। उसे उस चिट्ठी की याद आती है जिसे किसी ने उसके घर में फेंकी थी। वो पसीने पसीन हो जाता है। ये तो नहीं बता सकता हूँ सर, क्योंकि लड़की का मुंह नहीं दिख रहा था, पर आवाज 100% लड़की की ही थी। एक लड़का उसे पकड़ा था और पिछले दरवाजे से वो दोनों जा रहे थे। मेरे पूछने पर मुझे दूसरे लड़के ने धक्का देकर गिरा दिया और दोनों उसे लेकर भाग गए। गेट पर गाड़ी में उनका तीसरा साथी भी पहले से खड़ा था, जो उन दोनों को लेकर भाग गया। चपरासी पूरी डिटेल में बताता है। हे भगवान, वो श्यामा ही थी, क्योंकि वो ही अंदर आई थी। वो घबरा कर समय को फोन लगाता है और सारी बात बताता है। वो तो घूमने गया था, पर वहीं से थाने में अपनी जगह दूसरे पुलिस को खबर करके जल्दी श्यामा का पता लगाने के लिए बोलता है और खुद अभय से कल तक आने का वादा करके घबराना नहीं कहकर फोन को काट देता है। अभय को वो लोग ऑफिस में लाकर बैठाते हैं और पानी पिलाते हैं। उसके चेहरे पर डर, घबराहट और दुख की छाया एक साथ पसरी हुई थी। कुछ ही देर में सब इंस्पेक्टर विक्रम आकर सारी तहकीकात करता है। अभय से भी सब बात जानकर उसे घर जाने को बोलता है और खुद भी गाड़ी की तलाश में निकल पड़ता है। पर अभय विक्रम के साथ गाड़ी घुमाकर पूरे शहर में गली गली में श्यामा को ढूंढने लगता है। मनु अपने घर के कैंपस में गाड़ी रोककर उसे खींचते हुए सीढ़ियों से ऊपर कमरे में ले जाता है और विशाल के पैरों पर उसका सिर पटक कर रगड़ता है। चल मांग माफी मेरे भाई से, मांग, वो जोर से चिल्लाता है।
श्यामा डर कर रोने लगती है। ये इसकी अपनी गलती की सज़ा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। रो रो कर श्यामा कहने लगती है। चटाक! मनु उसके बाल पकड़कर अपनी ओर घुमाता है और एक थप्पड़ कस कर लगाता है। वो संभल नहीं पाती और गिर जाती है। तुझे क्या लगा था मैं तेरे इश्क में डूब गया हूँ? वो दांत पीसते हुए कहता है। नहीं, मैं तो अपने भाई को ठीक करने के लिए तुझे यहाँ रखना चाहता था, पर तुमने इनकार कर दिया, जिसके कारण मुझे ये सब करना पड़ा। वो यहीं रैक से बोतल निकाल कर पैक बनाकर पीता है। उसके लेने के बाद बिल्ला और अनिल भी अपना अपना गिलास उठाकर पीने लगते हैं। अब तू यहीं रहेगी इसी कमरे में और मेरे भाई की सेवा करेगी। जब भाई ठीक होगा तब तेरा क्या करना है वो डिसाइड करेगा। तब तक तू भाई के सामने इस कुर्सी पर बैठी रहेगी हमेशा। कहते हुए उसके बाल पकड़कर उठाता है और कुर्सी पर धकेल देता है। वो रो पड़ती है। तुम्हारे भाई की आदत के कारण ये सब हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। वो रोते हुए चिल्लाकर बोली। चुप, एकदम चुप कर, मुंह बंद कर अपना। वो उसके बाल खींचते हुए अपने हाथों में लेता है और लाल आंखों से घुर्राते हुए कहता है। भाई के पास आंसू बहाकर उसे दुखी मत कर, उसके पास खिलखिलाकर हंस, उसको होश में ला। वो उसके कान के पास आकर गुस्से में चिल्लाता है। वो डर से सहम जाती है और अपने बालों को उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती है। अब नर्स बस भाई को दवा देगी, सब काम तू करेगी। मेरे भाई को खाना खिलाना, कपड़े बदलना, पूरा बॉडी मसाज करना, सब तू करेगी, समझी ना? और नहीं समझी तो फिर से समझ ले, ये तेरे छोटे ठाकुर का घर नहीं है, ये मेरा घर है और मेरे यहाँ मेरा नियम चलता है। अब उस अभय सिंह को पता चलेगा कि किसी को खोने के बाद कैसा लगता है। तुम्हारे कारण मेरा भाई आज इस बेड पर पड़ा है। इसे ठीक कर, वरना तुम्हें भी इसी हाल में कर दूंगा। अब क्यों? तुमने तो पहले भी अभिलाषा को मार डाला है ना, मुझे भी मार डालो, तब ठीक रहेगा। वो रो ही रही थी। वो अभिलाषा के कातिलों को सामने पाकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। इस कारण उसे और भी रोना आ रहा था। उसे अभय तथा मनोरमा जी की याद आ रही थी। कहाँ तो परीक्षा खत्म होने के बाद वो इतनी खुश थी और कहाँ अभी उसके कब्जे में पड़ी थी। मनु और उसके दोनों दोस्त ड्रिंक करते हुए श्यामा के रोने पर ठैका लगाकर हंस रहे थे। अरे, हमने मारा नहीं था उसे, बस प्यार से थप्पड़ मार रहे थे। पर वो होशियार खुद ही रोड पर कूद पड़ी थी। बेचारी बहुत खूबसूरत थी, बेमौत मारी गई। मनु कहते हुए फिर से ठहाके लगाने लगा था। वो अपनी बेबसी पर सिर झुकाए धीरे धीरे सिसक ही रही थी। उसी वक्त सिम्मी अपनी हाई हील की सैंडल को खटखट करती हुई आती है। आओ सिम्मी, देखो तुम्हारे दुश्मन को मैंने कैद कर लिया। अब तुम्हारा मनु तुम्हारा हुआ। लो, ये हमारी जीत की खुशी की जश्न का जाम। कहते हुए उसके हाथ में एक पैक बनाकर थमा देता है। वो उससे लेकर एक सांस में ही पी जाती है और श्यामा के पास आती है, जो उसे यहाँ देखकर हैरान थी। उस रात तुम्हें थप्पड़ मारने पर अभय ने मुझे मारा था ना? वो अभय जो लंदन में मेरे प्यार में खोया रहता था। हम शादी करने वाले थे, पर उसके पापा की मौत के बाद वो गांव आकर बस गया और फिर तुम्हें न जाने कहाँ से उठाकर अपने घर ले आया। तुम नीच लड़की, उससे अपने जाल में फंसा ली। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देखती हूँ आज कौन बचाता है तुम्हें। कहते हुए उसे थप्पड़ों से मारना शुरू कर देती है। वो अपना बचाव करने लगती है, पर सिम्मी की मजबूती के आगे वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो उसे मारते मारते कुर्सी से नीचे गिरा देती है और फिर पैरों से भी मारने लगती है। वो बस रोते रोते बेदम होकर लेटी हुई थी। मनु और उसके दोस्त मजे ले रहे थे उसकी पिटाई का, पर अनिल उसे रोकता है। अरे सिम्मी, अब छोड़ भी दो, कल मार लेना, फिर उसे जिंदा रखना है। हमें विशाल को ठीक करना है। डॉक्टर ने कहा है इसे सामने रखने से वो ठीक हो जाएगा। तुम अब जाओ और अभय को अपने हुस्न के जाल में फंसाओ। कहकर उसे सर से पैर तक गंदी नज़रों से देखता है। वो रुक जाती है और वहीं कुर्सी खींचकर बैठती है। मनु, एक पैग और दे यार, सारा नशा उतर गया। आज मैं बहुत खुश हूँ दोस्त, तुमने मेरे रास्ते का कांटा निकाल दिया है।
अब मैं अपने प्यार से अपने अभय को पुराने दिनों की याद दिलाकर अपना बना लूँगी, कहकर मनु का दिया गिलास अपने होठों से लगाती है और पीने के बाद वो मनु के गले लगकर थैंक्स बोलती है और अपने बैग लेते हुए चल पड़ती है। मनु श्यामा के चेहरे पर एक बोतल पानी उड़ेल देता है। वो घबराकर उठ बैठती है। तो तुमने उसके साथ मिलकर सारा खेल रचा है। मैं सब बात पुलिस को बता दूंगी। छोटे ठाकुर तो इससे नफरत करते हैं, इसे देखते ही भगा देंगे। वो रोते हुए कहती है, तू उसकी चिंता मत कर, वो अपनी अदाओं से उसे पटा लेगी। तू अपने बारे में सोच। और ये पुलिस कहाँ से आई बीच में? कहीं उस इंस्पेक्टर की बात तो नहीं कर रही हो जो अभय का दोस्त है और उसकी दूसरी शादी अभी अभी तुम लोगों ने मिलकर करवाई है? कहकर श्यामा की ओर मुस्कुराते हुए देखता है। वो आश्चर्यचकित होकर उसका मुंह देखने लगती है। हाँ, मुझे सब पता है डार्लिंग, उसकी प्यारी बीवी को मैंने ही मरवाया था। फिर हंसने लगता है। ऐसा मत देखो, उससे बचने के लिए मेरा भाई तेजी से गाड़ी चलाकर भागा था ना, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। मेरा भाई बेड पर जिंदा लाश बना पड़ा है और वो बीवी के साथ जश्न मनाता। ऐसा संभव नहीं था, इसलिए मैंने उसकी बीवी को उससे दूर कर दिया। तुम लोगों ने फिर से उसकी शादी करवा कर ठीक नहीं किया। उस लड़की को फिर मारना होगा। कुछ दिन मनाने दो उसे जश्न। वो ठहाके लगाकर हंस रहा था। और वो अभय, उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, दांत पीसते हुए बोलता है। उस सिम्मी को पता नहीं है कि डील उसने किया है मुझसे, मैंने नहीं की है। उन दोनों को मार डालूंगा मैं, तब जाकर मुझे चैन मिलेगा, वो नफरत से कहता है। श्यामा उसकी सारी बात सुनकर और तेजी से रोने लगती है। मनु उसे उठाकर कुर्सी पर बैठाता है और कहता है, तू यहाँ से हिलना भी मत, मैं जरा सा तुम्हारे यार का हालचाल जानकर आता हूँ। कहकर विशाल के पास जाकर, भाई देख, मैं तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास ले आया हूँ। अब तो उठ जा भाई, देख तेरी श्यामा तेरे पास बैठी है। उठना भाई। उसकी आंखों से दो बूंद आंसू निकल आते हैं। देखो तुम, मेरा भाई कुछ नहीं बोलता है, बस आंखें बंद किए लेटा रहता है। चल आवाज दे, तू इसे पुकार इसे, वो चिल्लाते हुए कहता है। श्यामा उसके डर से उसे पुकारती है। विशाल, मनु उसे जोर से फटकारता है। और पुकार, जोर से पुकार, आवाज उसके कानों तक जानी चाहिए। विशाल, विशाल, वो आवाज लगाती रहती है। लगातार आवाज लगाने से और रोने के कारण उसका गला सूखने लगा था। वो पानी मांगती है, पर मनु उसे एक थप्पड़ लगाता है और फिर उसे विशाल को आवाज लगाने को कहता है। वो रोते हुए पुकारने लगती है। कुछ देर बाद बेहोश होकर कुर्सी से गिर जाती है। वो तीनों ठाके लगाते हुए बाहर निकल जाते हैं। मनु नीचे आकर नौकरानी को कहता है, ऊपर जाओ और उस लड़की को भाई के कमरे में सोफे पर लिटाओ और होश में लाओ। वो पानी मांगे तो दे देना, पर उसे खाना बिल्कुल भी नहीं देना है, समझी? वो उसे गुस्से से कहता है। नौकरानी 20-22 साल की एक लड़की थी, नाम था पूजा। डरी सहमी सी उसकी आंखें थी। वो हाँ में सिर हिला देती है। और हाँ, ध्यान रखना कि वो लड़की उस कमरे से बाहर ना निकल पाए। अपने काम के बीच बीच में उसे जाकर चेक करती रहना कि वो क्या कर रही है। और मेरे लिए रात के खाने में मटन बना कर रखना, मेरे कुछ दोस्त भी रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा बना लेना। वो उसे कहकर निकल जाता है। पूजा तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। उसे उस सांवली सूरत वाली लड़की के लिए बहुत दुख हो रहा था। जब से मनु उसको लाया था, वो तभी से बाहर से छुपकर सारी बातें सुन रही थी और उन लोगों के जाने का इंतजार कर रही थी। वो जब गेट खोलकर अंदर पहुंची तो वो बेहोश ही सोफे पर पड़ी थी। वो दौड़ती फ्रिज से पानी की बोतल लेकर आती है और थोड़ा सा उसके चेहरे पर छिड़कती है। श्यामा आंख खोलकर उसे ही देख रही थी। कौन हो तुम? प्लीज़ मुझे जाने दो। वो उठकर बैठते हुए रोकर बोलती है, मेरा कोई कसूर नहीं है विशाल की इस हालत का होने का। प्लीज़ मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो। वो रोते बिलखते हाथ जोड़ने लगी। चुप हो जाओ श्यामा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बस तुम्हें पानी पीना है तो लो पी लो, इसके सिवा मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। साहब ने तुमको खाना देने से भी मना किया है।
वो कहकर दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। श्यामा अंदर से रोती, दरवाज़ा खोलो, मुझे जाने दो, कि रोते हुए रट लगाती रह जाती है। पूजा नीचे आकर रसोई में चली जाती है और मनु के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग जाती है। उसे श्यामा का दुख अपने सीने में महसूस होने लगता है। उसे अपने दिन याद आ जाते हैं जब उसे विशाल घर जाते समय उठा कर ले आया था। वो अपने पिता के गुजरने के बाद पढ़ाई छोड़कर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी थी, जिससे वो और उसकी माँ के खाने का इंतजाम हो जाता था। उसकी बदकिस्मती थी कि जिस घर में वो काम करने गई थी, उस घर के बेटे का दोस्त विशाल और उस दिन उससे मिलने आया था। पूजा की सुंदरता देखकर सब उसे मुड़ मुड़ कर देखते थे। विशाल उसे देखा तो अपने होश खो बैठा और अपने दोस्त से बातचीत करके उसे घर से काम खत्म होने के बाद जाने के क्रम में रास्ते से ही पकड़कर अपने घर ले आया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, पर विशाल ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके साथ जबरदस्ती की। उसे कमरे में कैद करके रख दिया था और जब मन करता था उसके साथ जबरदस्ती करता था। पूजा ने एक दो बार भागने की भी कोशिश की थी। उसके बदले उसने अपनी बेल्ट खोलकर उसे बहुत पीटा था और वो 2 सप्ताह तक बुखार में जलती रही। उस स्थिति में भी उस दरिंदे ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। वो विशाल की ऐसी हालत से बहुत खुश थी। वो मनु के मुंह से कई बार श्यामा का नाम सुन चुकी थी। वो उससे मिलकर उसे धन्यवाद कहना चाहती थी, पर वो आज मिली भी तो किस परिस्थिति में। वो उसके लिए बहुत दुखी थी, पर उसकी मदद नहीं कर सकती थी। रात के 8 बज गए थे। अभय और श्यामा अभी तक घर नहीं आए थे। मनोरमा जी बहुत टेंशन में थी। वो बार बार मुख्य द्वार पर आकर देख जाती थी, पर उन दोनों का कोई पता नहीं था। कमली उन्हें परेशान देखकर अभय को फ़ोन लगाती है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता। कमली 4-5 बार फ़ोन करती है, पर अभय एक बार भी फ़ोन नहीं उठाता है। मनोरमा जी की बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। वो कमली से पानी मांगती है और वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है। उसके सर से पसीना छूटने लगता है। कमली जल्दी से पानी लेकर आती है। वो पी ही रही थी कि अभय की गाड़ी अंदर आती दिखी। वो गिलास रखकर तेजी से उसके पास जाती है और बेटा कहाँ था तू इतनी देर, और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? मेरी घबराहट से हालत खराब हो रही थी। श्यामा कहाँ है? वो गाड़ी के दूसरी ओर श्यामा को ना पाकर पूछती है। अभय का सब्र का बांध टूट गया। वो गाड़ी से उतरकर मनोरमा जी के गले लग जाती है। माँ, श्यामा को कॉलेज से कोई पकड़ कर ले गया। मैं पुलिस के साथ पूरा गांव और शहर का चप्पा चप्पा ढूंढ कर आया हूँ, पर वो कहीं नहीं मिली, कहकर फूट फूट कर रो पड़ा। मनोरमा जी का कलेजा मुंह को आ गया था। अब अभिलाषा के बाद श्यामा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा, कहीं वो स्वीटी के साथ उसके घर तो नहीं चली गई, या फिर अनु के ससुराल चली गई होगी, या समय की पत्नी से मिलने चली गई होगी। बेटा तू उन लोगों से पूछना। वो पागलों की तरह जल्दी जल्दी बोले जा रही थी। माँ, वो कहीं नहीं है। पुलिस पूरी जगह उसे ढूंढ चुकी है। ना मैं एक अच्छा मंगेतर बन पाया और श्यामा का अच्छा दोस्त भी नहीं बन सका। मैं क्या करूं? श्यामा को कुछ तो हो गया है। बोलते हुए उसके रोने में तेजी आ गई थी। दीनू आकर अभय के कंधे से पकड़कर अंदर ले गया और कमली मनोरमा जी को अंदर ले गई। दोनों को कुर्सी पर बैठाकर सब नौकरों ने सांत्वना देने लगे थे, जिससे अभय और भी रोने लगा था। मनोरमा जी खुद को संभालती हुई अभय को चुप कराने लगती है और कमली पानी लाने चली गई। वहाँ सब श्यामा की सलामती के लिए दुआ करने लगे थे। वो बहुत ही नेक और भली लड़की थी। सबके साथ बहुत ही प्यार से बात करती थी। सबको अभिलाषा के अंजाम को देखकर श्यामा के लिए डर लग रहा था। देर रात मनु आया था। उसके साथ 4 लोग और भी थे जो नशे में चूर थे। चलो तुम लोग बैठो, मैं खाना लगवाता हूँ, कहकर पूजा को चिल्लाते हुए आवाज़ लगाता है। वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हो जाती है। चलो हम पांचों का खाना लगाओ। वो किचन में चली जाती है। फ्रेंड्स, तुम लोग 5 मिनट वेट करो, मैं चेंज करके आता हूँ, कहकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है तो श्यामा सोफे पर रोते हुए सोई पड़ी थी। वो उसे बालों से पकड़कर उठाता है और विशाल के पास लगी कुर्सी पर पटक कर बैठाता है। क्या कहा था मैंने?
भूल गई तू? एक बार थप्पड़ खाकर मन नहीं भरा है तुम्हारा? कहो तो फिर से मुँह लाल कर दूँ। वो उसे थप्पड़ दिखाते हुए गुस्से से कहता है। वो सहम जाती है। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। अब मैं यहीं बैठी रहूँगी। वो दिन में उसके थप्पड़ों को याद करके डरते हुए बोली, गुड गर्ल, तुम ऐसे ठीक से रहोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, और जब मैं खुशी होऊंगा तो तुम्हें मार नहीं लगेगी। इसलिए तुम मुझे गुस्सा मत दिलाना, समझी? चल, अब धीरे धीरे विशाल को आवाज़ें लगाती रह, मैं खा कर आता हूँ। कहकर वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज करके गेट बाहर से बंद करते हुए नीचे चला जाता है। वहाँ पूजा खाना लगा चुकी थी और खड़ी होकर उसका इंतज़ार कर रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।